हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं और ट्रांसक्रिप्शन के ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग हल करेंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक्स, अर्थात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन होता है, ये पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ इसके बारे में समझ लेते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन होता कैसे है। तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए आप जानते हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि डीएनए के जो डबल हेलिक्स है, जिसमें इनके जो टेम्पलेट्स हैं, एक जो पहला है 3 to 5 प्राइम, 3 to 5 प्राइम, इसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस बोलते हैं। और जो ऊपर वाला है उसको हम लोग कोडिंग सेंस अर्थात कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं या फिर सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये होते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम्स, अर्थात ये 5 प्राइम से 3 प्राइम वाले होते हैं, जिसको हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो जो डीएनए से आरएनए बनते हैं वो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनते हैं। आप देख सकते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से जो ये ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए का निर्माण हो रहा है। तो आइए इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। इस प्रक्रिया में भी वही दिखाया गया है। आइए देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। कलर चेंज कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हम अच्छे तरीके से आपको बता सकें। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? तो डीएनए से आरएनए का संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस होने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो आरएनए या डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा कैटलाइज किया जाता है। यह मुख्य रूप से न्यूक्लियस अर्थात यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस में ये ट्रांसक्रिप्शन होता है और प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होता है और प्रोकैरियोट्स में अर्थात बैक्टीरिया वगैरह में साइटोप्लाज्म में होता है। ट्रांसक्रिप्शन के चरण, ट्रांसक्रिप्शन के मुख्यतः 3 चरण होते हैं, जिसमें पहला चरण है इनिशिएशन, इलांगेशन जिसको दीर्घीकरण कहते हैं, और फिर टर्मिनेशन। तो इस तरह से जो 3 में से सबसे पहला है इनिशिएशन प्रोसेस। तो इनिशिएशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के प्रमोटर रीजन से जुड़ता है, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए के प्रमोटर रीजन पर जुड़ता है। और प्रमोटर सामान्यतः टाटा बॉक्स अर्थात ये यूकैरियोट्स में होते हैं। ये टाटा बॉक्स में जो -10 -35 रीजन पर प्रोकैरियोट्स में होते हैं। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि जो प्रमोटर होते हैं वो जो यूकैरियोट्स में तो टाटा बॉक्स पर होते हैं, और जो यूकैरियोट में टाटा बॉक्स होता है और प्रोकैरियोट्स में एक नंबर होता है -10 -35। तो ये कोडान के स्थान पर एक प्लेस होता है -10 -35, उस रीजन पर ये प्रमोटर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में
सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को सही प्रमोटर पहचानने में मदद करता है। तो प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर होते हैं, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज के साथ जुड़ करके ये प्रमोटर को पहचानते हैं। डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में से केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड एंटीसेंस स्ट्रैंड पर आरएनए बनता है। तो इसको हम लोग पहले भी बात कर चुके कि जो दो स्ट्रैंड पाए जाते हैं, इसमें जो स्ट्रैंड में एंटीसेंस स्ट्रैंड है, जिसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, उस पर ही केवल आरएनए बनता है, जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम होते हैं, और बनने की प्रक्रिया जो होती है 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होती है। सेंस स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड आरएनए सीक्वेंस जैसा होगा, बस टी की जगह यू रहेगा। टी की जगह का मतलब कि टी मतलब थाइमीन की जगह पर यूरेसिल हो जाता है। अर्थात आरएनए में आप जानते हैं कि डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन होता है, तो टी का मतलब थाइमीन, लेकिन आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। तो जहां थाइमीन की जगह पर यूरेसिल बन जाते हैं आरएनए बनने के दौरान। एंटीसेंस स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड आरएनए पॉलीमरेज इसी को पढ़ता है। अर्थात एंटीसेंस स्ट्रैंड जो होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड, आरएनए पॉलीमरेज उसी को पहचान पाता है, उसी को पढ़ पाता है, रीडिंग करता है। डीएनए डबल हेलिक्स अनवाइंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाता है। अर्थात डीएनए जो होते हैं ये बबल बनाते हैं, बबल बना करके यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और एमआरएनए का निर्माण होता जाता है। दूसरी प्रक्रिया है इलांगेशन की। तो इनिशिएशन आपने देखा, इलांगेशन देखते हैं। तो इलांगेशन में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जोड़ता है। अर्थात जो आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट स्ट्रैंड के, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता है। जैसे बेस पेयरिंग रूल होता है कि ए से हमेशा जो है एडेनिन से थाइमीन जुड़ता है, ये डीएनए के अंदर, लेकिन अगर आरएनए हो तो ए के साथ यू जुड़ जाता है। अर्थात ए के साथ एडेनिन के साथ यूरेसिल, थाइमीन के साथ एडेनिन, गुआनिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ गुआनिन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आरएनए चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। तो आरएनए चेन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बन रहा है। डीएनए हेलिक्स आगे खुलता जाता है और पीछे से जुड़ता जाता है। तो डीएनए हेलिक्स आगे से खुलता जाएगा और पीछे से जुड़ता जाता है, नया स्ट्रैंड बनता जाता है एमआरएनए। अब जो तीसरा है टर्मिनेशन, जहां पे टर्मिनेशन की प्रक्रिया होती है, तो आरएनए पॉलीमरेज को एक टर्मिनेशन सिग्नल मिलता है। अगर आरएनए पॉलीमरेज जो इसको मूवमेंट करता है, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज की सहायता से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया होती है, तो इसमें टर्मिनेशन सिग्नल मिलता है। बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट में आरओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन होता है। आरओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन का मतलब है कि आरओ इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन आरएनए हेयर पिन लूप बनाता है और आरएनए अलग हो जाता है। तो आरओ डिपेंडेंट, जिसको रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन कहते हैं, ये आरएनए हेयर पिन जैसी संरचना बनाती है और ये आरएनए वहां से सेपरेट हो जाते हैं। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को अलग कर देता है। अर्थात रो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट से अलग कर देता है और वहीं पे ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया रुक जाती है।
लेकिन यूकैरियोट में टर्मिनेशन पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल द्वारा होता है। पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब होता है पॉलीएडिनाइलेशन, जहां पर ढेर सारे मात्रा में एडनिन पाए जाते हैं वहीं पर टर्मिनेशन हो जाता है। ये प्रक्रिया यूकैरियोट्स में होती है, जबकि प्रोकैरियोट में आरओ डिपेंडेंट प्रक्रिया टर्मिनेशन की होती है। अब बात करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोट्स में इसलिए होते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए को फंक्शनल बनाने के लिए प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए एमआरएनए परफेक्ट रूप से डायरेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि इस पर कैपिंग होती है जिसको इंट्रॉन वगैरह होते हैं उनको हटाना पड़ता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, तो इसमें होता है नंबर 1 पे कि 5 प्राइम कैप फॉर्मेशन, जहां पे आरएनए के 5 प्राइम एंड पर कैप होते हैं जिसको मेथिल ग्वानोसिन लगा रहता है। तो ये क्या करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में कि 5 प्राइम कैप का निर्माण होता है, वहां पर आरएनए के 5 प्राइम एंड पर कैप होता है या कैप लगती है। दूसरे नंबर पर क्या होता है कि पॉलीएडिनाइलेशन, अर्थात 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल लगती है, अर्थात कोई भी जो टेम्पलेट्स है उसके हेड पे 5 प्राइम कैप पे कैप यहाँ बना होता है, और जो 3 प्राइम एंड है वहां पर पॉली ए टेल, पॉली ए का मतलब कि ढेर सारे मात्रा में एडनिन पाए जाते हैं जिसको पॉली ए टेल कहते हैं। स्प्लाइसिंग, तीसरा स्टेज इसमें कौन सा होता है, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब है कि जो एमआरएनए बना होता है, जो जिसको आप कह सकते हैं कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है, इसको प्योर करने के लिए, शुद्ध एमआरएनए बनाने के लिए ये प्रक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि ये कुछ इंट्रॉन जुड़े रहते हैं, जैसे कोई जो टेम्पलेट्स बनता है एमआरएनए का जो कि प्री एमआरएनए है, प्री एमआरएनए का मतलब कि इसमें इंट्रॉन लगे रहते हैं, इंट्रॉन ऐसे। तो स्प्लाइसिंग के दौरान क्या होता है कि इंट्रॉन जो कि नॉन कोडिंग है, ये नॉन कोडिंग वाले रीजन होते हैं, इसको आप नॉन कोडिंग कहते हो। तो नॉन कोडिंग को ये क्या होते हैं कि इसको हटा दिए जाते हैं, और एक्सॉन, जो ये एक्सॉन वाले पार्ट है ये जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से एक प्योर क्या होता है कि एक्सॉन का पूरा लेयर प्राप्त हो जाता है, जिससे हमें एक प्योर एमआरएनए मिल जाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्प्लाइसिंग के दौरान प्री एमआरएनए से एक प्योर एमआरएनए प्राप्त करने के लिए स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया होती है। तो ये सारांश में वही प्रक्रिया हम लोग दोहराए हैं कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन होती है। इसमें इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन होता है। प्रोकैरियोट में, सिंपल यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स और मॉडिफिकेशन जरूरी होता है। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि सिंपल ही होते हैं जो सिंपल रूप से प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें मॉडिफिकेशन करके हम लोग क्या करते हैं या स्प्लाइसिंग करके इंट्रॉन को सेपरेट करके हम लोग एमआरएनए बनाते हैं। अंतिम में क्या होता है कि एमआरएनए अर्थात मैसेंजर एमआरएनए जो ट्रांसलेशन में प्रोटीन सिंथेसिस करता है, अर्थात जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद एमआरएनए जो बनता है उसी के द्वारा हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। आइए इसमें देखते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट पर आरएनए पॉलीमरेज, जो कि सबसे हेड है, मास्टर है, ये मेन एंजाइम इसी को हम लोग बोलते हैं।
क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक प्रकार के होते हैं, सिर्फ एक प्रकार के ही प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज होता है जो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात करें यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। कौन कौन से हैं? तो ये है आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो कि राइबोसोमल आरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो कि एमआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो ट्रांसफर आरएनए और कुछ राइबोसोमल आरएनए बनाता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनके अंदर यूकैरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज पाए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आगे देखते हैं। दूसरा एंजाइम क्या है? तो दूसरा है कोर एंजाइम जो कि ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। कोर एंजाइम, कोर एंजाइम का मतलब ये कि ये 5 सब यूनिट से मिल के बने होते हैं। वैसे इनको 4 सब यूनिट भी बोला जाता है क्योंकि अल्फा 2 एक साथ है, बीटा डैश एंड ओमेगा, तो ये कोर एंजाइम कहलाते हैं। इनका फंक्शन की बात करें तो ये केवल इलांगेशन कर सकता है। तो जो कोर एंजाइम होते हैं ये सिर्फ इलांगेशन करते हैं, ये प्रोमोटर वगैरह की पहचान नहीं करते। बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन अगर स्टार्ट ये तो नहीं करते हैं, लेकिन एक बार अगर शुरू हो जाए तो ये आरएनए चेन को बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब आप सिंपल सा कह सकते हैं कि इनिशिएशन में ये भाग नहीं लेते, बल्कि ये क्या करते हैं, ये इलांगेशन में भाग लेते हैं। तो ये आरंभ नहीं कर सकते, लेकिन ये इलांगेट करते जाते हैं, चेन को बनाते जाते हैं। बात करते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम जो कि प्रोकैरियोट्स में होलो एंजाइम किसको कहते हैं? तो होलो एंजाइम का मतलब है कोर एंजाइम। आपने कोर एंजाइम देखा, अल्फा 2 और बीटा डैश ओमेगा, तो इसमें जो कोर एंजाइम है और प्लस सिग्मा फैक्टर। तो होलो एंजाइम किसको कहते हैं? तो कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर को मिला करके ये होलो एंजाइम कहलाता है। इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि ये प्रमोटर को पहचान करके ट्रांसक्रिप्शन शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, ये होलो एंजाइम ट्रांसक्रिप्शन आरंभ करने में प्रमोटर, जहाँ पे प्रमोटर लगते हैं, जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर ये पहचान करके और यहीं से ये इलांगेशन या इनिशिएशन चालू कर देते हैं, इनिशिएशन कर देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो सिग्मा फैक्टर जुड़ने से क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर जब जुड़ेगा तो सिग्मा फैक्टर जुड़ने से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को पहचान पाता है और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हैं, आप कहीं मत जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा जिसको ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये चौथे नंबर पर सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर का काम क्या है कि सिग्मा फैक्टर जो है इसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज प्रमोटर सीक्वेंस, मतलब कि ये -10 जिसको प्रिवनो बॉक्स कहते हैं और -35 रीजन पर ये अटैच होते हैं, अर्थात यह आरएनए पॉलीमरेज को सही जगह पर बाइंड करने में मदद करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ ये मिल करके उनको आरएनए पॉलीमरेज जहां प्रमोटर है, जहां से स्टार्ट करना है, वहां पर ये बाइंड कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिग्मा फैक्टर, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज को ये सही जगह पर बाइंड करने में मदद करता है। और बाइंड करने के बाद क्या होता है कि सिग्मा फैक्टर सिर्फ बाइंड करा करके
और वहां से अलग हो जाता है। जब इनिशिएशन चालू हो जाएगा तो तुरंत ये अलग हो जाते हैं, फिर इनका कोई काम नहीं रह जाता। आगे देखते हैं प्रमोटर रीजन। प्रमोटर रीजन होता कहाँ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो प्रमोटर रीजन होता है -10 रीजन पर। आप देख सकते हैं -10 रीजन, -10 रीजन जिसको हम लोग प्रिब्नो बॉक्स, अर्थात जब प्रोकैरियोट्स में इसको हम लोग प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। -10 रीजन को हम लोग प्रिब्नो बॉक्स कहते हैं। और बात करें कि इनका काम क्या है, तो ये डीएनए को ओपन करने में मदद करते हैं। ये डीएनए को ओपन करते हैं और वहीं से ये आरंभन होता है, शुरुआत होती है आरएनए एमआरएनए बनने की प्रक्रिया। और जहाँ पे टीएटी सीक्वेंस होता है। फिर दूसरा रीजन होता है 35 -35 रीजन टीटीजीएसीए सीक्वेंस, अर्थात ये आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट होता है। जो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है यहीं पे बाइंड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ है -35, यहीं आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। अब बात करें कि यूकैरियोट्स में क्या होता है, तो यूकैरियोट्स में अलग प्रक्रिया होती है। यूकैरियोट्स के अंदर टाटा बॉक्स होते हैं, अर्थात टाटा बॉक्स पाए जाते हैं। टाटा बॉक्स जो कि -25 और CAAT बॉक्स होता है जो कि -75 पर होते हैं, जो कि GC बॉक्स कहलाता है। तो टाटा बॉक्स कहाँ पे होता है, तो -25 पर होता है। आप एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है, देखिए। तो ये जो टाटा बॉक्स होते हैं -25 पर होते हैं। -25 आप देख सकते हैं, 25 ये पहले है, सॉरी, ये 25 रीजन पर ये टाटा बॉक्स पाए जाते हैं, जहां पर यूकैरियोट्स में प्रमोटर यहीं पे पाए जाते हैं। और 75 पे -75 पे जीसी बॉक्स होता है, अर्थात ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा होती है वहां पे। आगे देखते हैं प्रमोटर डीएनए का रेगुलेटरी हिस्सा है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। तो प्रमोटर डीएनए का रेगुलेटरी हिस्सा है, अर्थात प्रमोटर के जगह से ही क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन आरंभ हो जाता है। इनिशिएशन फैक्टर, अगर बात करें इनिशिएशन फैक्टर की, तो यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में TFIID होता है, जिसको हम लोग टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बताते हैं कि इनिशिएशन फैक्टर होते हैं यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेते हैं, इनिशिएशन फैक्टर। तो ये कौन है, तो ये है TFIID, जिनके साथ क्या होता है, TBP होता है। TBP का मतलब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, थाइमिन एडनिन, उसको टाटा बॉक्स टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। ये क्या करता है कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन की टाटा बॉक्स की पहचान करता है। अभी हमने बात की कि टाटा बॉक्स कहाँ था, तो टाटा बॉक्स की पहचान करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो ये यूकैरियोट्स में TBP कर रही है। ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो TFIIA, BEFH। तो स्टेप बाय स्टेप आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को प्रमोटर पर लाते हैं, अर्थात ये क्या करते हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को प्रमोटर पर लाते हैं और टाटा बॉक्स की पहचान करवाते हैं। तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन शुरू करने के लिए बहुत सारे प्रोटीन मिलकर
काम करते हैं, प्रोटीन फैक्टर। ये सारे प्रोटीन फैक्टर आप देख सकते हैं, TFIIA, BEFH, ये स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। इलांगेशन फैक्टर में देखते हैं, इलांगेशन फैक्टर। तो इलांगेशन फैक्टर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो इलांगेट करने में भूमिका निभाते हैं, उनका दीर्घीकरण करते हैं, जो इनके चैन बनाते हैं। तो चैन में प्रोकैरियोट्स के अंदर नस ए, नस जी आदि आरएनए चैन बनाते हैं। तो प्रोकैरियोट की बात करें तो नस ए और नस जी क्या करते हैं कि आरएनए चैन को स्टेबलाइज करते हैं या बनाते हैं। बात करें कि यूकैरियोट में इलांगेशन कौन कराता है, तो इसमें इलांगेशन इलांगिन फैक्टर कराते हैं। अर्थात बात करें यूकैरियोट्स में तो इलांगिन कॉम्प्लेक्स होता है जो TEFB होता है, TEFB जिसको हम लोग क्या कहते हैं, CDK9 प्लस साइक्लिन टी। तो CDK9 प्लस साइक्लिन टी जो होते हैं, ये यूकैरियोट्स में इलांगेशन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये न भूलें, CDK9 प्लस साइक्लिन। बात करें कि इनको पूरा डिटेल में, तो ये फैक्टर आरएनए सिंथेसिस को स्मूथ और कंटिन्यूअस बनाते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, टर्मिनेशन। बात करें टर्मिनेशन फैक्टर की, अर्थात टर्मिनेट किसके द्वारा होगा, तो टर्मिनेशन जो होता है आरओ डिपेंडेंट टर्मिनेशन प्रोकैरियोट्स में होते हैं। अर्थात आरओ प्रोटीन से, रो प्रोटीन से आरएनए डीएनए हाइब्रिड को अलग कर दिया जाता है। और कुछ होते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन, जिसमें हेयर लूप बनता है, जीसी रिच होता है, जिसमें ग्वानिन साइटोसिन की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं पर एक हेयर पिन लूप बन जाता है, और हेयर पिन लूप से ही क्या होता है, आरएनए अलग हो जाता है, एमआरएनए सेपरेट हो जाता है और टर्मिनेट हो जाता है। तो इस तरह से ये टर्मिनेशन प्रक्रिया होती है। अभी हम लोगों ने देखा स्प्लाइसिंग की प्रक्रिया, तो इसमें कैसे इनहेंस होता है इसको देखते हैं। इनहेंसर एंड साइलेंसर, अगर बात करें कि ये इनहेंसर साइलेंसर यूकैरियोट्स में होते हैं, क्योंकि इनहेंसर क्या करते हैं कि रेगुलेटरी डीएनए सीक्वेंस को ट्रांसक्रिप्शन रेट बढ़ा देते हैं। इनहेंस का मतलब ही होता है कि इंक्रीज कर देना, इंक्रीज कर दी, ट्रांसक्रिप्शन की रेट इंक्रीज कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है इनहेंसर के द्वारा। साइलेंसर के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन को कम कर दिया जाता है। अगर कभी कम करना पड़े तो उसे कम करने में साइलेंसर उपयोगी होते हैं। तो ये सीधे आरएनए पॉलीमरेज पर काम नहीं करते हैं, लेकिन जीन एक्सप्रेशन की स्पीड को नियंत्रित करते हैं। तो इनहेंसर और साइलेंसर इनकी स्पीड को कंट्रोल करते रहते हैं। आइए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं, और इसको धैर्य के साथ आप पूरे 100 क्वेश्चंस हल करेंगे तेजी के साथ, क्योंकि हम लोगों ने इसे बारीकी से जाना है। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। आगे देखते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक ऑफ जीन स्ट्रक्चर करते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन को 1 से 20 तक है। उसके बाद 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है, तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे मुख्य एंजाइम आप जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज है, पहले का बी। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कितनी सब यूनिट से बनी होती है, तो आपने देखा कि 5 सब यूनिट और प्लस सिग्मा फैक्टर से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज में ये 5 फैक्टर जो होते हैं यहाँ लिखा भी है अल्फा 2 बीटा डैश ओमेगा से बना होता है, जो इनिशिएशन करने के लिए सिग्मा फैक्टर से जुड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसक्रिप्शन किस दिशा में होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम दिशा में, डायरेक्शन में होता है। 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, 10 रीजन प्रोकैरियोटिक प्रमोटर को क्या कहते हैं, तो -10 रीजन को हम लोग प्रिब्नोबॉक्स कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि उसे प्रिब्नोबॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 10 कॉन्सेंस सीक्वेंस क्या है, -10 कॉन्सेंस
अर्थात कंसेंसस सीक्वेंस क्या है, तो ये है TA TA 5 का ए, जिसको प्रिमनो बॉक्स की कंसेंसस सीक्वेंस TA बॉक्स होती है, जो आरएनए पॉलीमरेज को पहचानने में मदद करती है। आरएनए पॉलीमरेज इसी को पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 6 -35 कंसेंसस सीक्वेंस क्या है, तो ये है 6 का बी, TTGAC अर्थात प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का -35 रीजन, क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स में ही होते हैं, उसमें तो यूकैरियोट में टाटा बॉक्स होते हैं। तो यहाँ पे -35 रीजन जो होता है थाइमिन, ग्वानिन और एडेनिन सीक्वेंस से बना होता है। यह प्रमोटर रिकॉग्निशन में मदद करता है, प्रमोटर को पहचानने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 7 सिग्मा फैक्टर का क्या कार्य है, तो सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, अर्थात उसको बाइंड कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7 का सी, ये क्या करता है, ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर साइट पहचानने और बाइंड कराने में मदद करता है। तो प्रमोटर साइट पहचानने में और उसके साथ बाइंड करने में मदद कराता है, किसको, तो आरएनए पॉलीमरेज को। क्वेश्चन नंबर 8 कोर एंजाइम में कौन सी सब यूनिट कैटालिटिक होती है, तो इसमें कौन कार्य करता है, तो कोर एंजाइम में बीटा और बीटा डैश, 8 का बी, बीटा और बीटा डैश सब यूनिट में कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जो आरएनए चेन इलांगेशन कराते हैं, आरएनए चेन को इलांगेट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आरएनए सिंथेसिस किस न्यूक्लियोटाइड से शुरू होता है, तो आरएनए सिंथेसाइज किस न्यूक्लियोटाइड से शुरू होता है, तो ये एडेनिन या ग्वानिन से होता है। जहाँ पे एडेनिन या ग्वानिन होते हैं वहीं से स्टार्ट होता है। याद रखेंगे आरएनए सिंथेसिस यही से स्टार्ट होता है, इनकी न्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 ट्रांसक्रिप्शन बबल कितने न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन का जो बबल बनता है ये जो होते हैं 12 से 14 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। न्यूक्लियोटाइड का मतलब एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। क्वेश्चन नंबर 11 इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में क्या बनता है, तो इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में ये हेयर पिन लूप बनते हैं और यूरेसिल रिच टेल बनते हैं। आपने देखा कि इंट्रिंसिक अर्थात प्रोकैरियोटिक इंट्रिंसिक जो टर्मिनेशन हो रहा था, तो वहां पर आरएनए में जीसी रिच अर्थात ग्वानिन और साइटोसिन की अधिकता होती थी और वहां पे हेयर पिन बन जाता था, एक हेयर पिन जैसे संरचना बन जाती थी। इसके बाद यूरेसिल टेल बन जाती थी, उसमें यूरेसिल जैसे जिसमें जहाँ पे यूरेसिल की ज्यादा मात्रा होती है टेल बन जाती थी, जिससे आरएनए पॉलीमरेज डीअटैच हो जाता था, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज रुक जाता था, नहीं बनता था। आरएनए पॉलीमरेज वहां से हट जाता और ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में क्या चाहिए, तो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो प्रोटीन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 यूकैरियोटिक एमआरएनए सिंथेसिस कौन करता है, तो यूकैरियोटिक में एमआरएनए का सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज सेकंड करता है। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14 आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसका ट्रांसक्रिप्शन करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज का ट्रांसक्रिप्शन जो है राइबोसोमल आरएनए का करता है। राइबोसोमल आरएनए जिसमें 20S 80S अर्थात 5.8 सब यूनिट का ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो इस तरह से राइबोसोमल आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 15 आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसका सिंथेसिस करता है, तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए और 5S का करता है। तो 15 का ए।
तो आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। 16 यूकैरियोटिक प्रमोटर में टाटा बॉक्स की पोजीशन क्या है? तो यूकैरियोटिक प्रमोटर में टाटा बॉक्स की पोजीशन -25 है। याद रखेंगे कि यूकैरियोट में टाटा बॉक्स की पोजीशन -25 पर होती है। क्वेश्चन नंबर 17 जीसी बॉक्स सीक्वेंस कहाँ होता है? तो जीसी बॉक्स सीक्वेंस क्या है? तो जीसी बॉक्स का मतलब होता है जहाँ पे ग्वानिन अर्थात ग्वानिन की अधिकता हो, तो ग्वानिन 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 साइटोसिन ग्वानिन ग्वानिन, जहाँ पे जीसी बॉक्स जहाँ पे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 CAAT बॉक्स की पोजीशन क्या है? तो साइटोसिन एडनिन एडनिन थाइमिन बॉक्स की पोजीशन जहाँ पे ज्यादा अधिकता होती है वो -75 पे होती है, 18 का बी, जहाँ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन होता है। आप चाहें तो पॉज करके एक्सप्लेनेशन को आप आसानी से आराम से पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो सके, क्योंकि थोड़ा बहुत टफ होता है जो लोग नहीं पढ़े होते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 TFIID कॉम्प्लेक्स में कौन सा प्रोटीन टाटा बॉक्स बाइंड करता है? तो टाटा बॉक्स को बाइंड करने में आप जानते हैं कि TBP हेल्प करता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। 20 प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कितने जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं? तो प्री इनिशिएशन अर्थात शुरुआत में जो जनरल ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होते हैं 6 होते हैं, क्योंकि 6 का मतलब कि TFIIA है, BDEFH इनकी आवश्यकता होती है, जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में ये इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में 6 जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन, तो इससे प्रोकैरियोटिक से रिलेटेड होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ट्रांसक्रिप्शन में TFIIH का क्या कार्य है? तो TFIIH का कार्य है डीएनए हेलिकेज की एक्टिविटी। 21 का बी, तो TIFH डीएनए को अनवाइंड करता है, ये डीएनए को अनवाइंड करते हैं और हेलिकेज एक्टिविटी के कारण ट्रांसक्रिप्शन बबल खुल जाता है। अब प्रोकैरियोट में इसका इक्विवेलेंट आरएनए पॉलीमरेज ही करता है। तो ये सिर्फ जो है यूकैरियोट्स की प्रक्रिया जो होती है ये TFIIH डीएनए को अनवाइंड करने में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए का अर्थ क्या है? तो हेट्रोजीनस मैंने आंसर ही बता दिया, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है जो क्या करते हैं कि ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन को हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में आरएनए प्रोसेसिंग नहीं होती, वो डायरेक्ट एमआरएनए बनता है। तो आपने देखा था कि यूकैरियोट में हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बनना था, जिसमें स्प्लाइसिंग वगैरह हो करके यहाँ से इनको जोड़ दिया जा रहा था और इनको सिंथेसिस करके एमआरएनए बन रहा था। सॉरी, सिंथेसिस नहीं, उनको कट करके, हटा करके। 23 इन प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन किस ऑर्गेनेल में होता है? तो प्रोकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन साइटोप्लाज्म में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 नसे फैक्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो नसे फैक्टर का काम होता है इलांगेशन, ये इलांगेशन में भूमिका निभाते हैं। 25 प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन सिग्नल इंट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या प्रोड्यूस करता है?
तो प्रोकैरियोटिक टर्मिनेशन सिग्नल में इंट्रिंसिक मैकेनिज्म प्रोड्यूस क्या करता है, तो हेयर पिन अर्थात हेयर पिन लूप बनाता है। प्रोकैरियोट्स के टर्मिनेशन में जब टर्मिनेशन होता है तो ये हेयर पिन लूप और यूरेसिल टेल बनता है, जहाँ से ये ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है। तो ये होंगे 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में रो फैक्टर किससे जुड़ता है, तो आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज से। ये आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज से ये बाइंड करता है और उनसे आरएनए पॉलीमरेज को रिलीज कराता है। तो इस तरह 26 का बी, ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में कार्य करता है और टर्मिनेट कराता है। 27, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से भाग होते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में बहुत सारे भाग हैं, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। अर्थात प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन 27 का ये, क्योंकि जब कोई टेम्पलेट होता है तो इसमें सबसे पहले प्रमोटर होता है और बीच में ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और टर्मिनेटर होता है। तो ये टर्मिनेटर टर्मिनेशन में भाग करते हैं, टर्मिनेट कराते हैं, एमआरएनए बनने की प्रक्रिया को रोकते हैं। और यहाँ प्रमोटर से ही इनिशिएट होता है, बनता है, और स्ट्रक्चरल जीन के अंदर ही ये सारी प्रक्रिया ऐसे जुड़ते जाते हैं एमिनो एसिड और एमआरएनए बनता जाता है। 28, प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम क्या है, तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज का होलो एंजाइम कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर है। कोर एंजाइम में आप जानते हैं कि अल्फा 2 बीटा डैश ओमेगा था और प्लस सिग्मा फैक्टर था, तो उसको कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर। 29, कोर एंजाइम किसके लिए जिम्मेदार है, तो कोर एंजाइम आरएनए चेन के इलैंगेशन कराते हैं। तो कोर एंजाइम अल्फा 2 बीटा डैश ओमेगा आरएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ करके आरएनए चेन बनाते रहते हैं, इलांगेट करते हैं, इनको लंबा बनाते हैं। 30, कौन सा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट होता है, तो टेम्पलेट में आपको हमने पहले भी बता दिया है कि एंटीसेंस। कौन सा स्टैंड ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन एंटीसेंस से होता है, जो 3 to 5 प्राइम होते हैं, 5 प्राइम to 3 प्राइम। तो जिसमें 3 to 5 प्राइम होता है, इसी के द्वारा एमआरएनए बनता है। किस डायरेक्शन में, तो 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता है। यहाँ से बनेगा तो ये जो बनेगा तो 5 प्राइम बनेगा और ये 3 प्राइम, तो 5 प्राइम to 3 प्राइम डायरेक्शन में बनता जाता है। 31, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या कहते हैं, तो नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। भूलिएगा मत कि कोड करने वाला कोडिंग होगा, तो नहीं, ये कोडिंग नहीं करते हैं, इनको सिर्फ नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। ये टेम्पलेट नहीं बनाते हैं, इनसे एमआरएनए नहीं बनता है। 32, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का संबंध कैसा है, तो कपल्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में एमआरएनए बनते ही राइबोसोम पर ट्रांसलेशन शुरू कर देता है, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कपल्ड रहते हैं। जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है, यूकैरियोट में एचएनआरएनए बनता है, डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता है, इसीलिए एक साथ प्रक्रिया नहीं होती है। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट सिर्फ प्रोकैरियोट में ये डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, जबकि यूकैरियोट में ट्रांसलेशन के कुछ देर बाद स्टे रहता है, उसके बाद जब एमआरएनए बन जाता है तब ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन बनता है। 33,
बैक्टीरियल प्रोमोटर में कंजर्व रीजन कौन सा है? तो कंजर्व रीजन बी, 33 का बी, -10 और -35 है। 34, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर कब रिलीज होता है? तो सिग्मा फैक्टर आप जानते ही हैं कि ये जस्ट आफ्टर इनिशिएशन, ये सिर्फ सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन स्टार्ट करा के और तुरंत वहां से हट जाता है। 35, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेशन के दो प्रकार कौन है? तो दो प्रकार हैं, इंट्रिंसिक और रो डिपेंडेंट। पहले का और 35 का पहला, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज इंट्रिंसिक हेयर पिन जो कि यूटेल भी बनाता है, रो डिपेंडेंट मैकेनिज्म से टर्मिनेट करता है। अर्थात प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज इंट्रिंसिक का मतलब कि हेयर पिन और यूरेसिल का टेल बनाता है, या फिर रो डिपेंडेंट मैकेनिज्म से टर्मिनेट कर देता है, ट्रांसक्रिप्शन रोक देता है, जो दो प्रकार से होता है। 36, रिफाम्सिन किसे इनहिबिट करता है? तो रिफाम्सिन प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को करता है। 36 का बी, आरएनए पॉलीमरेज को रिफाम्सिन एक प्रकार की ये ऐसा पदार्थ होता है जो आरएनए प्रोकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज को रोकता है, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देता है। 37, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में इलांगेशन रेट कितनी होती है? तो इलांगेशन रेट 37 का सी, 50 न्यूक्लियोटाइड प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 50 न्यूक्लियोटाइड बनते हैं लगभग। 38, ट्रांसक्रिप्शन बबल का साइज प्रोकैरियोट में कितना होता है? तो 12 से 14 बेस पेयर। 38 का बी, 12 से 14 बेस पेयर बनते हैं। 39, इनिशिएशन साइट +1 क्या दर्शाता है? तो इनिशिएशन का जो +1 होता है ये स्टार्ट साइट होता है। 39 का बी, न्यूक्लियोटाइड का पहला जोड़ यहीं से होता है। 40, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का मुख्य एंजाइम कौन सा है? तो इसका मुख्य एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा ही ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया यहीं से होती है। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। तो यूकैरियोट में एमआरएनए को सिंथेसिस कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करता है? तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, क्योंकि यूकैरियोट में एमआरएनए का सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के द्वारा होता है। 42, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मेनली ट्रांसक्राइब्ड विच टाइप ऑफ आरएनए, अर्थात आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मुख्य रूप से किस प्रकार का आरएनए बनाता है? तो ये राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। 43, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आरएनए का सिंथेसिस करता है, अर्थात कौन से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है? तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए और 5S आरएनए राइबोसोमल आरएनए बनाता है। 43 का ए, ट्रांसफर आरएनए और 5 सब यूनिट राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। 44, यूकैरियोटिक प्रमोटर में टाटा बॉक्स कहाँ होता है? तो -25 पर होता है। 45, कौन सी सीक्वेंस को CAAT बॉक्स कहते हैं? तो CAT बॉक्स आप देख ही सकते हैं कि 45 का सी, CCAT AAT, ये बॉक्स ऐसा होता है कि ये रेगुलेटरी एलिमेंट है जो -75 रीजन पर पाया जाता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ाता है।
क्वेश्चन नंबर 46, TFFID कॉम्प्लेक्स का कौन सा प्रोटीन टाटा बॉक्स से बाइंड करता है? तो ये टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से बाइंड करता है। 46 का बी। 47, हाउ मेनी, अर्थात इसको हिंदी में ही पढ़ देते हैं, आप लोग इंग्लिश में पढ़ते रहिएगा, टाइम बहुत कम है। आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में कितने जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं? तो 6 होते हैं। 6 का मतलब कि आपने TFII A B D E F H ये 6 प्रकार के जो है आवश्यक प्रोटीन होते हैं। 48, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में TFIIH का क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है DNA हेलिकेज की एक्टिविटी करता है। तो TFIH DNA डबल हेलिक्स को खोलता है और पॉलीमरेज को इनिशिएशन से इलांगेशन में शिफ्ट कराता है। मतलब कि इनिशिएशन हो गया है तो इसे इलांगेशन करने के लिए स्टार्ट करता है। इसमें हेलिकेज और काइनेज दोनों एक्टिविटी होती है। 49 हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए क्या है? तो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए 49 का बी। 50, यूकैरियोटिक एमआरएनए के 5 एंड पर क्या जोड़ा जाता है? तो आप जानते हैं कि एमआरएनए के 5 एंड पर मेथाइलोगुआनिसिन कैप होता है। 50 का बी, क्योंकि यहाँ से कैप होता है, कैप और 3 एंड पे टेल होता है। एमआरएनए के 3 एंड पर पॉली ए टेल का क्या कार्य है? तो ये एमआरएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। एमआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ाने में 3 एंड जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और ये क्या करता है कि ये ट्रांसलेशन एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 52, पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल की सीक्वेंस क्या है? तो पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब ये, पॉली का मतलब बहुत सारे, एडिनिलाइजेशन का मतलब एडनिन जुड़ना। तो जहाँ पे ढेर सारे एडनिन हो तो 52 का बी, एडिनाइलेशन। क्वेश्चन नंबर 53, स्प्लाइसिंग किस कॉम्प्लेक्स द्वारा की जाती है? तो स्प्लाइसिंग जो है स्प्लाइसोम द्वारा की जाती है, स्प्लाइसोसोम द्वारा। तो इसका कार्य भी देख लेते हैं, जहाँ पे क्या होता है कि ये इंट्रॉन को रिमूव करता है, इंट्रॉन को रिमूव करता है और एक्सॉन को जोड़ता है। मतलब कि यूकैरियोट्स के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पर इंट्रॉन जो पाए जाते हैं इसको रिमूव कर देता है, इन सबको, और इंट्रॉन को सिर्फ जोड़ जोड़ करके एमआरएनए बना देता है। क्वेश्चन नंबर 54, स्प्लाइसोम किस आरएनए से बनता है? तो ये SNRNA अर्थात स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए से बनता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। 54 का बी। 55, यूकैरियोट में इंट्रॉन किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? तो इस प्रक्रिया स्प्लाइसिंग द्वारा हटाए जाते हैं। 55 का बी, स्प्लाइसिंग करके, अर्थात यहाँ इस प्रक्रिया में नॉन कोडिंग इंट्रॉन हटाए जाते हैं और कोडिंग एक्सॉन को आपस में जोड़ करके मैच्योर एमआरएनए बनाया जाता है। 56, इनहैंसर सीक्वेंस का क्या कार्य है? तो इनहैंसर सीक्वेंस का कार्य है कि ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज कर देना, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को बढ़ा देना। 57, कौन सा कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से जोड़ता है? तो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड से जोड़ने में कौन सा कॉम्प्लेक्स है? तो मीडिएटर कॉम्प्लेक्स। 57 का बी, क्योंकि ये जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है। 58, कौन सा टॉक्सिन यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करता है?
तो जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है उसको इनहिबिट करने में जो एमानिटीन, अल्फा एमानिटीन होता है, ये भूमिका निभाता है, क्योंकि ये मशरूम है, एक प्रकार का फंजाई है जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को इनहिबिट करता है और एमआरएनए सिंथेसिस रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 59, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड के सीटीडी का क्या कार्य है? तो सीटीडी का कार्य है एमआरएनए प्रोसेसिंग को रेगुलेट करना। 59 का बी, एमआरएनए प्रोसेसिंग को रेगुलेट करना। 60, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में कौन सा स्टैंड टेम्पलेट का कार्य करता है? तो टेम्पलेट का कार्य कौन करता है? तो एंटीसेंस होता है। 60 का बी, एंटीसेंस, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। 61, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर होता है? तो क्या अंतर होता है पढ़ लेते हैं पहले। यूकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, ये तो बिल्कुल सही है, न्यूक्लियस में होता है। प्रोकैरियोट में कपल ट्रांसलेशन होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद डायरेक्ट ट्रांसलेशन होने लगता है, तो ये भी होता है। यूकैरियोट में आरएनए प्रोसेसिंग होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि यूकैरियोट में आरएनए की प्रोसेसिंग करके एमआरएनए बन पाता है, तो ये उपरोक्त सभी होंगे। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि इनके उपरोक्त सभी। डी, 61 का डी। 62, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? तो यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है। 63, किस बॉक्स को गोल्डबर्ग हंगेसबर्ग कहते हैं? किस बॉक्स को गोल्डबर्ग हंगेसबर्ग कहते हैं? तो इसे टाटा बॉक्स को कहते हैं। 63 का ए। 64, जीसी बॉक्स सीक्वेंस क्या है? तो जीसी बॉक्स का मतलब ही होता है ग्वानिन और साइटोसिन, अर्थात जहाँ पे ज्यादा मात्रा में हो। तो 64 का सी, ग्वानिन। 65, प्रोकैरियोट में कौन सा फैक्टर प्रोमोटर रिकॉग्निशन करता है लेकिन यूकैरियोट में एब्सेंट होता है? तो ये जानते हैं कि सिग्मा फैक्टर है जो आरंभन करता है, ऐसे क्रम से समझते हैं। तो प्रोकैरियोट में कौन सा फैक्टर प्रमोटर रिकॉग्नाइज कराता है लेकिन यूकैरियोट में एब्सेंट होता है? तो सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट में पाया जाता है, बिल्कुल सिग्मा फैक्टर ही जो है प्रमोट कराता है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर प्रोकैरियोट में प्रमोटर पहचाने का कार्य करता है और यूकैरियोट में यही कार्य कौन करता है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन करता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते हैं। देखते हैं इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। 66, यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनने का पहला चरण क्या है? तो यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन जो स्टार्ट होता है सबसे पहले, ये बाइंडिंग ऑफ टीबीपी होता है। सबसे पहले टाटा बाइंडिंग बॉक्स पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड होता है, तो ये कौन सा होगा? 66 का सी, क्योंकि बाइंडिंग ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टू टाटा बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा फैक्टर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा इंटरेक्शन को स्थिर करता है? तो स्थिर करने में जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्शन को स्थिर करता है तो TFIIA है। 67 का ए, क्योंकि TFIIA टीबीपी के साथ जुड़कर प्रमोटर पर डीएनए टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग को मजबूत बनाता है, इंटरेक्शन को स्थिर कर देता है। 68, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को प्रमोटर पर लाता है? तो ये TFIIF जो F वाला है, TFIIF है, यही आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को प्रमोटर पर लाते हैं। 69, कौन सा फैक्टर स्टार्ट साइट को पहचानता है
और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को स्टेबलाइज कराता है। तो कौन स्टेबलाइज कराता है? तो ये TFIIB कराता है। 69 का बी, नहीं सॉरी 69 का ए। TFIIB स्टार्ट साइट सिलेक्शन और पॉलीमरेज स्टेबलाइजेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। 70 किस फैक्टर में हेलिकेज और काइनेज एक्टिविटी दोनों होती है? तो TFIIH में होती है। 70 का सी, क्योंकि TFIIH डीएनए हेलिकेज खोलता है जिसको हेलिकेज एक्टिविटी कहते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड CTD को फास्फोराइलेट कराता है जिसको काइनेज एक्टिविटी कहते हैं। 71 कौन सा चरण आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को इनिशिएशन से इलांगेशन में शिफ्ट कराता है? तो ये CTD फास्फोराइलेशन कराता है। कहाँ गया भैया? 71 का सी, CTD फास्फोराइलेशन, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड का सी टर्मिनल डोमेन TFFIH द्वारा फास्फोराइलेट होने पर एंजाइम इलांगेशन मोड में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि TFIIH द्वारा फास्फोराइलेट हो जाता है और एंजाइम इलांगेशन मोड में चला जाता है। 72 कौन सा कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ता है? तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने में मेडिएटर काम करता है, क्योंकि मेडिएटर कॉम्प्लेक्स ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन में सेंट्रल रोल निभाता है और फैक्टर को पॉलीमरेज से जोड़ता है। 73 प्रोकैरियोट में -10 रीजन को प्रमोटर सीक्वेंस कौन सा होता है? तो टाटा बॉक्स होता है, प्रिवनो बॉक्स जिसको कहते हैं, प्रिवनो बॉक्स, TATA बॉक्स, जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में हेल्प करता है। 74 प्रोकैरियोटिक प्रमोटर का कौन सा रीजन सिग्मा फैक्टर पहचानता है? तो सिग्मा फैक्टर कौन पहचानना है? तो -10 और -35 पहचानते हैं। 74 का ए, -10 और -35। 75 ट्रांसक्रिप्शन में सिग्मा फैक्टर की क्या भूमिका होती है? तो ये प्रमोटर रिकॉग्निशन है, अर्थात ये प्रमोटर को पहचानने में मदद करता है और कोर एंजाइम को सही जगह पर बाइंड कराता है। तो ये 75 का ए हो जाएगा। 76 सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से कब अलग होता है? तुरंत अलग होता है, जब भी इलांगेशन स्टार्ट हो गया अलग हो जाएगा। तो इस तरह 76 का बी, इलांगेशन स्टार्ट होने पर या इनिशिएशन होता है जब आरएनए सिंथेसिस के कुछ न्यूक्लियोटाइड बढ़ जाते हैं, तब सिग्मा फैक्टर कोर एंजाइम से अलग हो जाता है। 77 प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम में कौन सा सब यूनिट प्रमोटर पहचानता है? तो प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम में कौन सा सब यूनिट प्रमोटर पहचानता है? तो सिग्मा फैक्टर। 77 का डी, होलो एंजाइम का सिग्मा फैक्टर सब यूनिट प्रमोटर सीक्वेंस को पहचानता है और इनिशिएशन कराता है। 78 प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम में कितने सब यूनिट होते हैं? तो 4 सब यूनिट होते हैं, यहाँ देख सकते हैं। सिग्मा फैक्टर जुड़ जाता है तो होलो एंजाइम बन जाता है। 79 प्रोकैरियोट में प्रमोटर क्लियरेंस में कौन सा फैक्टर मदद करता है? तो सिग्मा फैक्टर।
क्योंकि प्रोकैरियोट में जो प्रमोटर क्लियरेंस के लिए सिग्मा फैक्टर ही मदद करता है। आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर क्लियरेंस कराता है। 80। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की क्या भूमिका होती है? तो ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन में ओपन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की भूमिका होती है कि ये डीएनए को अनवाइंड करते हैं। 80 का ए। डीएनए अनवाइंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड को एक्सपोजर करते हैं। डीएनए को अनवाइंड करते हैं और ये बनते रहते हैं। अब देखते हैं इलांगेशन टर्मिनेशन रेंज जो है 81। इलांगेशन के दौरान आरएनए सिंथेसिस किस दिशा में होता है? तो आप जानते हैं कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। इस साइड में रीडिंग होती जाती है। 82। प्रोकैरियोट में इलांगेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज की मदद कौन सा प्रोटीन करता है? तो आरएनए प्रोकैरियोट में इलांगेशन के दौरान आरएनए पॉलीमरेज की मदद नस ए करता है। नस ए। 83। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के इंट्रिंसिक टर्मिनेशन में क्या बनता है? तो आप कई बार इसे देख चुके, हेयर पिन लूप बनता है। 84। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन में कौन सा फैक्टर चाहिए? तो रो प्रोटीन चाहिए। 85। यूकैरियोट में पॉलीएडिनाइलेशन का सिग्नल कौन सा सीक्वेंस देता है? तो पॉलीएडिनाइलेशन का मतलब है पॉलीएडिनिन। तो ये होते हैं सी। 85 का सी। ए यू ए। 86। एमआरएनए के 5 प्राइम कैप का क्या कार्य है? तो 5 प्राइम कैप का कार्य यह है कि एमआरएनए स्टेबिलिटी और राइबोसोम का रिकॉग्निशन कराता है। बी। 86 का बी। अर्थात 7 में थाइलोसिन कैप होता है, एमआरएनए को एक्सोन्यूक्लियस से बचाता है और ट्रांसलेशन इनिशिएशन में राइबोसोम को पहचानने में मदद करता है। 87। आरएनए प्रोसेसिंग के दौरान इंट्रान का कौन सा कॉम्प्लेक्स हटाता है? तो इंट्रान को कौन सा कॉम्प्लेक्स हटाता है? तो स्प्लाइसोम होता है, ये इंट्रान को हटाता है, स्प्लाइसोसोम, और एक्जान को जोड़ता जाता है। 88। यूकैरियोट एमआरएनए में यूकैरियोटिक एमआरएनए में पॉली ए टेल का क्या कार्य है? तो पॉली ए टेल का कार्य क्या है? ये एमआरएनए स्टेबिलिटी और न्यूक्लियर को एक्सपोर्ट करते हैं। ये पॉली ए टेल एमआरएनए को स्टेबिलिटी देते हैं और न्यूक्लियर से एक्सपोर्ट कराते हैं। आप देख सकते हैं, स्थिर बनाते हैं और न्यूक्लियर से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। 89। प्री एमआरएनए का स्प्लाइसिंग कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर ही स्प्लाइसिंग की जाती है, इंट्रॉन हटाए जाते हैं। किस प्रकार का आरएनए कैप स्प्लाइस्ड और पॉलीएडेनाइलेटेड होता है? तो एमआरएनए का, क्योंकि एमआरएनए लास्ट में बनता है, इसी में 5 प्राइम कैपिंग, स्प्लाइसिंग और 3 पॉलीएडेनाइलेशन जो शामिल होता है। 91 से 100 तक पढ़ेंगे। कौन सी एंटीबायोटिक प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करती है? तो ये रिफाम्सिन है। रिफाम्सिन क्या करती है कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज को रोक देती है, अवरोधित कर देती है, ट्रांसक्रिप्शन रुकवा देती है।
आप भी मत लीजिएगा, नहीं तो ट्रांसक्रिप्शन आपका भी रुक जाएगा। कौन सा टॉक्सिक यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को इनहिबिट करता है? तो अल्फा एमांटिन है जो पॉलीमरेज सेकेंड को, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को इनहिबिट करता है, अवरुद्ध करता है अल्फा एमांटिन 92 का बी, जो कि एक मशरूम है। 93 एक्टिनोमाइसिन डी ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट कैसे करता है? तो एक्टिनोमाइसिन भी एक प्रकार का मेडिसिन है जो डीएनए डबल हेलिक्स नहीं बनने देगा। 93 का सी, एक्टिनोमाइसिन डीएनए में इंटरकैलेटेड होकर आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट को रोक देती है। जब आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट रुक जाएगी तो ट्रांसक्रिप्शन अपने आप रुक जाएगा, नहीं होगा। 94 कौन सा एंजाइम रिफाम्सिन से प्रभावित होता है, पल अल्फा एमांटिन से नहीं? तो आपने अभी देखा कि प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज जो है ये रिफाम्सिन से रुक जाता है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन अल्फा एमांटिन से नहीं रुकता। 95 लैकोपेरॉन में कौन सा मोलिक्यूल इंड्यूसर की तरह कार्य करता है? तो लैकोपेरॉन में जो एलोलैक्टोज है ये मोलिक्यूल इंड्यूसर की तरह काम करता है। 95 का बी। 96 लैकोपेरॉन में कैप CAMP कॉम्प्लेक्स की भूमिका क्या है? तो लैकोपेरॉन में कैप CAMP कॉम्प्लेक्स की भूमिका होती है, ये ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करने में ये इनकी भूमिका होती है। 97 प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? तो साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोटिक्स में। 98 यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? तो न्यूक्लियस में होता है। 99 प्रोकैरियोट में कौन सी विशेषता होती है जो यूकैरियोट में नहीं होती है? तो इसे हम लोग को लगता है एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो कपल ट्रांसफरिंग ये एक बार हो चुका है, इसमें कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये भी सही है। एमआरएनए कैपिंग एंड स्प्लाइसिंग, पॉलीएडिनाइलेशन ऑफ एमआरएनए, प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन, तो इसमें कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। प्रोकैरियोट में कौन सी विशेषता जो यूकैरियोट में नहीं होती है? तो देखिए ये पहला जो है, पहला सही होगा, क्योंकि इसके अंदर जो है कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होती है, जबकि यूकैरियोट में नहीं होती है। यूकैरियोट में एमआरएनए नहीं डायरेक्ट बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इसके अंदर 100 नंबर जो है मुख्य अंतर इसका ये है कि ये डीएनए से आरएनए, आरएनए डीएनए से डीएनए, ये प्रक्रिया तो होती रहती है। और बोथ स्ट्रैंड कॉपी वैस वन स्ट्रैंड कॉपी, सी है प्रूफ रीडिंग हाई वैस प्रूफ रीडिंग लो, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो इस तरह से इनके अंदर बात की जाए कि कौन कौन से प्रक्रिया नहीं होता है, तो इसमें रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है और दोनों स्ट्रैंड कॉपी हो जाते हैं, जबकि ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है और केवल टेम्पलेट्स इनके बनते हैं। साथ ही रेप्लिकेशन में प्रूफ रीडिंग भी होती है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया सभी में होती है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम लोगों को बहुत लेट लग रहा हो चुका है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और आप अच्छे से पढ़ाई करें और बढ़िया तैयारी करते रहें, की बार जरूर पास होना होगा। थैंक यू।